लगातार परंपरा थी कि पत्रकार संगठनों के द्वारा कम से कम हिंदी पत्रकारिता दिवस को याद किया जाता था और हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियाँ और समस्याएं उनको बराबर इस बहाने से उन पर चर्चा होती थी, जो धीरे धीरे अब कहीं खत्म होती जा रही है। शायद हम लोग हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, हिंदी प्रदेशों में पत्रकारिता की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हिंदी पत्रकारिता दिवस को भूलते जा रहे हैं। हालांकि ये बहस भी होती है कि क्या हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करनी है, उसकी चुनौतियों की बात करनी है, उसकी प्रतिष्ठा को वापस लाने की बात करनी है, तो क्या उसके लिए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाना ही आवश्यक है। लेकिन जब हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ लोग उनकी चर्चा ही करना भूल गए हैं, लोग उनकी बातें करना भूल गए, तो कम से कम इस तरह के दिवस मनाने से एक बार हम वापस तो लौट आते हैं, कम से कम उनकी चर्चा इस बहाने से तो हो जाती है, कुछ बातें हमें ध्यान में आ जाती हैं। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि शायद ऐसे दिन, क्योंकि हम हिंदी दिवस के दिन भी इन्हीं बातों को दोहराते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस में भी ये बहस होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, कुछ पुराने दिनों को याद करते हैं, पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का जो गौरव है उसको कहीं ना कहीं चर्चाओं में लाते हैं। तो शायद हमें याद होता है कि हमारी विरासत क्या है, हम कहाँ खड़े हुए, हमारी नींव कितनी मजबूत थी, जिसको आज हम इमारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन वो इमारत कैसी है, किस तरह की है, इस पे शायद चर्चा करने का मौका हमें मिलता है। बातें बहुत सारी हैं, हम सब परिचित हैं हिंदी पत्रकारिता की जो कठिनाइयाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं और जो पतन, जो गिरावट हिंदी पत्रकारिता में आई है, वो उन सभी से हम लोग वाकिफ हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि किसी भी चीज में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या है। हम जब भी हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमारा अपने आप ध्यान हमारे इतिहास की तरफ चला जाता है कि जब हमने 1826 में उदंत मार्तंड के नाम से हिंदी का पहला अखबार हमारे देश में जब कलकत्ता से शुरू हुआ था, तो हम कहते हैं कि उस शुरुआत ने आज इतनी लंबा सफर तय कर लिया है, हिंदी पत्रकारिता का विस्तार हुआ है, सर्कुलेशन, प्रसार संख्या बढ़ी है, पाठकों को हम करोड़ों में बात करने लगे हैं। हम शायद उस समय हम अगर 1000 पाठक या सैकड़ों पाठक भी होते थे तो उस अखबार को बहुत बड़ा अखबार माना जाता था और सैकड़ों की प्रसार संख्या वाला अखबार भी क्रांति लाने में सक्षम था। आज करोड़ों की पाठक संख्या वाले अखबार भी कहीं अपना असर या अपना प्रभाव छोड़ने की स्थिति में हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन बात वही उद्देश्य की है कि उदंत मार्तंड जब शुरू हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था। शायद पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब वो शुरू किया तो कहीं भी उनके मन में तनिक भी ये इच्छा नहीं थी कि मैं कोई पैसा कमाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई लाभ कमाने के लिए इस अखबार को शुरू। उन्होंने बिल्कुल तय करके पहले दिन से उन्होंने तय करके उस अखबार को शुरू किया था कि अंग्रेजों का जो अत्याचार है, अंग्रेजों का जो शोषण है, उनका जो अन्याय है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है और इनको यहाँ देश से भगाना है और अपने देश को आजाद कराना है। ये पहले दिन से और अंतिम समय तक उनका ये लक्ष्य था। जब इस सोच के साथ, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अखबार शुरू किया तो वो उसका तेवर, उसका कंटेंट, उसकी भाषा, सब चीज, सभी जगह वो हमें दिखाई दिया। तो अब आज हम उसकी तुलना करते हैं तो कभी कभी हमें तुलना बेमानी लगती है, कभी कभी हमें लगता है कि हम शायद उनका अपमान कर रहे हैं जिन लोगों से आज के लोगों की तुलना कर रहे हैं। पंडित युगल किशोर शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, माधवराव सप्रे, तिलक, जितने भी राजा राममोहन राय की बात करें, उन्होंने काफी सामाजिक बुराइयों के लिए कहा। लेकिन लगता है कि अब आज उनकी अगर कंपेरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं तो सर हम उनका अपमान कर रहे हैं। कहाँ बेमेल का तालमेल, कहाँ बेमेल की तुलना हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य एक बहुत पाक उद्देश्य था, बहुत साफ उद्देश्य था, उसके लिए उन्होंने काम किया। और आज पहले दिन से जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारा जो साथी जिनकी हम चर्चा करते हैं कि जो पतन की तरफ ले जा रहे हैं, वो करते क्या, वो उद्देश्य उनका पहले दिन से साफ होता है, मुनाफा कमाना है, लाभ कमाना है, वर्चस्व स्थापित करना है, प्रभाव जमाना है, अपने धंधों को बचाना है, अपने व्यवसाय को किसी तरह से सुरक्षित रखना है, उसमें जो हेराफेरी हो रही है उसको किसी तरह से बचाए रखना है। जब उद्देश्य बहुत साफ है, उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से उसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो रास्ता होगा वो रास्ता चुना जाएगा, उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित रूप से जब उद्देश्य अगर आपका साफ नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें नियत आपकी साफ नहीं है, तो आपका जो रास्ता जो चुना गया है वो रास्ता भी कहीं ना कहीं वो गलत होगा। उस रास्ते में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो ईमानदार कोशिश नहीं होगी। तो जब हमें उद्देश्य, तो अब आखिर समस्या ये कि कैसे हम उन उद्देश्यों को खत्म करें, उन उद्देश्यों को कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे उन उद्देश्यों से लोगों को हटाया जाए, तब वहां पर आया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बात ऑनरशिप पैटर्न की भी होनी चाहिए।
क्योंकि अब देश में जब हम कहने लगे हैं टेलीविजन चैनलों के आने के बाद, तो अभी आदरणीय हरदिनी जी पूंजी की बात कर रहे थे कि इसमें कोई शंका नहीं है कि आज जिस तरह से एक बड़े अखबार को स्थापित करने के लिए जिस तरह की पूंजी की आवश्यकता होती है, और कोई भी व्यवसायी उस पूंजी को सिर्फ उसी उद्देश्य से लगाता है, अगर मैं 8 कुछ करोड़ रुपए खर्च करके एक समाचार पत्र उद्योग स्थापित करता हूँ तो उससे कितने करोड़ मुझे वापस मिलेंगे, कितने करोड़ वो अखबार के माध्यम से हो सकते हैं या उस अखबार के माध्यम से बचाए गए जो दूसरे व्यवसाय हैं उनके माध्यम से हो सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से आए, उसकी बात होती है। और इन सब का जो समाधान कई बार सोचा गया है, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर अभी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पहल नहीं हो पा रही है कि जब तक ऑनरशिप पैटर्न नहीं बदला जाएगा। क्योंकि मैं 2 उदाहरण आज से इस अवसर पर रखने उचित होंगे कि एक पंजाब चंडीगढ़ से निकलने वाला अखबार है दैनिक ट्रिब्यून, जो एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। ट्रिब्यून बड़ा अखबार है, सब लोग जानते हैं, इसलिए पहले मैं उसका उदाहरण ले रहा हूँ। और एक और अखबार है जो फैजाबाद से निकलता है, शीतला सिंह नाम के व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर है, बहुत वरिष्ठ है और बड़ी मेहनत से उस अखबार को निकालते हैं, जन मोर्चा, जो कि जो है कोऑपरेटिव पैटर्न पर वो अखबार निकलता है। ठीक है, उनमें उन अखबारों में भी बहुत सारी बुराइयां हो सकती है, पर बात आज यहाँ ये आती है कि तुलना हम जिन अखबारों से करते हैं उनकी तुलना में कितनी ज्यादा बुराई है या कम बुराई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब ट्रस्ट या कोऑपरेटिव ऑनरशिप होती है तो शायद उसमें कहीं ना कहीं बहुत मुनाफे की बात नहीं होती, बहुत अनाप शनाप लाभ कमाने की बात नहीं होती है, कहीं बहुत अनाप शनाप अपने दूसरे व्यवसाय को बचाने की बात नहीं होती है, तो शायद उनमें वो बुराइयां कम आती, शायद मैनेजमेंट का हस्तक्षेप कम होता है, और जो संपादक है या जो पत्रकार है उसमें उनकी जो भूमिका है वो शायद महत्वपूर्ण होती है। आज ट्रिब्यून या जनमोर्चा जैसे अखबारों में तुलनात्मक रूप से हमें बहुत कम बुराइयां दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के पैटर्न को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह की ओनरशिप को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब तक इस तरह की बातों को आगे नहीं लाया जाएगा जब तक ये बुराइयां कम नहीं होंगी। हम हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में जितना हिंदी पत्रकारिता के खिलाफ बोला गया है, जितना हिंदी पत्रकारिता की आलोचना हुई है, उतना ही उसका विस्तार भी हुआ है, उतना ही उसने अपने आप को वर्चस्व बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। तो जब विरोध के बाद उनका विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें अपने तरीके को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। और उसमें जब तक सरकारों पर या दूसरी संस्थाओं पर इस तरह के दबाव नहीं होंगे जो कि इन पैटर्न पर विचार कर सके, इनको देखने में भी, क्योंकि हमने वेज बोर्ड की बात भी लगातार की कि शायद उनसे चीजें ठीक हों, लेकिन उनसे भी उन चीजों को ठीक नहीं कर पाए लगातार, और अब चीजें और बदतर होती जा रही हैं। जिन अखबारों में कम से कम अभी तक वेज बोर्ड की बात होती थी और अभी तक चलते आ रहा था, वहां भी अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हो गया, वहां भी अब बहुत सारे ऐसे पद आ गए हैं जो काम संपादकीय में करते हैं, लेकिन वो पद संपादकीय के हैं, संपादकीय काम के ऐसे कहीं अनुवादक का नाम दिया जाता है, कहीं उनको दूसरे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कहीं भी कोई लीगल प्रॉब्लम उसमें ना आ पाए, लीगल अड़चन उसमें ना आ पाए। तो जो इस तरह की जो चीजें लगातार चल रही हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लेकिन ठीक है, दबाव है, कानून है, और कानून की वजह से कई बार डर भी होता है, भय भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। ये क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमें गंभीर ढंग से विचार विमर्श की आवश्यकता है कि आखिर चीजें कैसे बदलेंगे। क्योंकि संगठनों के स्तर पर जो बातें हो रही थी, संगठन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, और एक चिंता का विषय ये भी है कि हमारे पत्रकार संगठन भी कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। पत्रकारिता में अभी भी हमें ऐसे बेहतर उदाहरण मिल जाते हैं जहां अपनी संस्कृति को, अपने समाज को बचाए रखने की बात हमें दिखाई देती है। आज भी हम देखते हैं कि कितना ही ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उन्मंडलीकरण के कारण पूरे देश में पत्रकारिता पर प्रभाव पड़ा है और पूरे देश की पत्रकारिता की प्रवृत्तियां बदली हैं, और कहीं ना कहीं बाजार का दबाव उसमें दिखाई हमें देता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम मराठी पत्रकारिता को देखें, आज हम बंगाली पत्रकारिता को देखें, तो बहुत सारे ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं जहां आज भी वो अपनी संस्कृति को, अपने समाज को बचाए रखने में सफल हैं और बहुत हद तक उसमें लगातार प्रयत्नशील भी हैं। तो जब हमारी भाषाई पत्रकारिता जब इसमें कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है और काफी हद तक संस्कृति को, समाज को, और ऐसे लोग जो कमजोर तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने में अगर वो आज सफल है, तो फिर हिंदी पत्रकारिता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि शायद भाषाई पत्रकारिता से भी उसको, जबकि हिंदी पत्रकारिता भाषाई पत्रकारिता से ज्यादा मजबूत हमें दिखाई देनी चाहिए, ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। उसका वर्चस्व करीब 9 राज्य तो ऐसे साफ साफ है जहां पर कि हिंदी पत्रकारिता का बोलबाला है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है, और हिंदी के अखबारों का वहाँ वर्चस्व है। तो वो जो कमियां हैं, तो कहीं ना कहीं
बात वही आती है कि जो समाज में बदलाव आया है, समाज में बाजार का दबाव आया है। आज हर परिवार चाहता है कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। धीरे धीरे हिंदी जो भाषी लोग हैं वो अंग्रेजी भाषी में तब्दील होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता को भी ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाए रखने के लिए शायद हमें भी अब इनकी तरफ बढ़ना होगा धीरे धीरे। तो कल्पना करिए, सोचिए कि अगर लगातार ये बदलाव होता रहा, लगातार ये बढ़ता रहा, तो क्या हिंदी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी? क्या हिंदी को बोलने पढ़ने वाले लोग खत्म हो जाएंगे? अगर ये रहा तो मुझे लगता है कि और ज्यादा दुखद और ज्यादा चिंताजनक स्थितियां, क्योंकि जिस तरह से बाजार ने बदलाव लाया है लोगों की सोच में, मानसिकता में, कि हम हिंदी की बात करते हैं लेकिन फैशन के तौर पर, हमारे व्यवहार में, हमारे अमल में वो चीजें हमें नहीं दिखाई देती है। तो ये जो समाज की जो बदलाव है, ये जो समाज का व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से और आने वाले समय की चिंता हमारे मन में पैदा करता है कि क्या स्थितियां होंगी उस समय, क्या समाज का होगा। तो आज जो जरूरत है वो लोगों के मनोवृत्ति परिवर्तन की है, लोगों के सोच में नहीं, व्यवहार में बदलाव की बात है। हर व्यक्ति कहता है कि हिंदी की बात होनी चाहिए, हिंदी पत्रकारिता की बात होनी चाहिए, लेकिन जब व्यवहार की बात होती है तो उसके व्यवहार में हमें कुछ और इससे भिन्न दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं हमें लाना होगा। लगातार अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फोरम पर ये बातें उठानी होंगी और एक